नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके जीएस के क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और इतिहास में इस वीडियो में हम लोग राजपूत वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोगों का फोकस राजपूत वंश पर रहेगा। राजपूत वंश में हम गुर्जर प्रतिहार वंश को देखेंगे। पहले तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज के बारे में तो हम सभी सुने होंगे। मिहिर भोज की बहुत सारी कथाएं भी सुनने को मिलती है। तो मिहिर भोज क्या था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब मिहिर भोज के बारे में हम लोग देखते हैं तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी और मिहिर भोज जो था वो विष्णु भक्त था और साथ ही साथ मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। आदि वराह की उपाधि भी मिहिर भोज ने धारण की थी। यहाँ पर नागभट्ट प्रथम के बारे में हम एक चीज़ और देखेंगे कि नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को पश्चिम में अपना प्रभाव जमाने से रोक करके रखा। किसने? तो नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को, अरब से जो आक्रमणकारी भारत में आए थे, तो अरब आक्रमणकारियों को पश्चिम में अपना प्रभाव जमाने से रोक करके रखा था। किसने? तो नागभट्ट प्रथम ने रोक करके रखा था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक अरब के आक्रमणकारियों का 300 वर्षों तक सफलतापूर्वक उनका विरोध किया और अपने देश को अरब आक्रमण से 300 वर्षों तक बचा करके रखा, अरबों के प्रशासन से बचा करके रखा। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश की एक बहुत बड़ी देन भी कही जा सकती है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर कि नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। क्या है? नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में, तो उसमें गोविंद तृतीय जो थे तो वही गोविंद तृतीय हैं जिन्होंने नागभट्ट द्वितीय को क्या किया है कि युद्ध में पराजित किया है। आगे देखते हैं कि एक इसी राजवंश के शासक थे, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के ही शासक थे महेंद्र पाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। राजशेखर प्रसिद्ध विद्वान थे। ये किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक यशपाल था। इसको याद रखेंगे, प्रथम और अंतिम याद रखने वाली चीज है। तो प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम और अंतिम शासक यशपाल था। सबसे सर्वाधिक शासक मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि याद करने योग्य हैं। अब हम लोग देखेंगे गढ़वाल वंश या राठौर वंश को। गढ़वाल वंश और राठौर वंश एक ही है दोनों। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी काशी थी। संस्थापक चंद्रदेव और राजधानी काशी। गढ़वाल नरेश को काशी नरेश भी कहा जाता था, यानी कि गढ़वाल नरेश और काशी नरेश अगर बात हो तो दोनों की दोनों एक ही बात है, दोनों अलग बात नहीं है। तो गढ़वाल नरेश को काशी नरेश भी कहा जाता था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र, और गोविंद चंद्र के एक मंत्री थे जिसका नाम लक्ष्मीधर था। गोविंद चंद्र के मंत्री का नाम लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो थे वो शास्त्रों के ज्ञाता थे और उन्होंने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर, और लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मीधर शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक जयचंद था। अंतिम शासक जयचंद था और जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता थी। संयोगिता को उसके स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान अपहरण करके ले गया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें जयचंद की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और अंत में
1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या कर दी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या कर दी? जयचंद की हत्या कर दी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एक श्रीहर्ष नाम के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जो कि जयचंद के दरबार में रहते थे, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे श्रीहर्ष जो जयचंद के दरबार में रहते थे, इन्होंने नैषध चरित की रचना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नैषध चरित की रचना किसने की? तो श्रीहर्ष ने की। ये किसके दरबार में रहते थे? तो जयचंद। और ये किस राजवंश के थे? तो गढ़वाल या फिर राठौर राजवंश के थे। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग चौहान वंश को देखेंगे। चौहान वंश में देखते हैं कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, और इसकी राजधानी अहिछत्र थी। राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। चौहान वंश का एक शासक था अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजय राज द्वितीय ने अजमेर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजमेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अजमेर राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो अजय राज द्वितीय ने की थी, और उसने अजमेर को ही अपनी राजधानी भी बनाई। अजमेर की स्थापना करने के बाद से क्या किया? अजमेर को अपनी राजधानी भी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करें तो ये विग्रहराज चतुर्थ विसल देव था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ विसल देव था। अब हम लोग यहाँ पर कुछ जानते हैं विग्रहराज चतुर्थ विसल देव के बारे में। तो विग्रहराज चतुर्थ विसल देव जो था वो संस्कृत में विद्वान था, और उसने संस्कृत में एक हरिकेली नामक नाटक लिखा था। हरिकेली नामक नाटक किसने लिखा था? तो विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने लिखा था। इसके दरबारी कवि जो थे उनका नाम सोमदेव है, और सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव के द्वारा की गई। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ विसल देव के राजकवि थे, और ये चौहान वंश के शासक है। इसके आगे देखते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये एक संस्कृत विद्यालय था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय जिसकी स्थापना विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने ही की। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। आगे हम लोग देखते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक जो था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। और हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। लेकिन ठीक उसके 1 साल के बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक 1 साल के बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि 1192 में हुआ। और किसके बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ? विजयी हुआ, और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ, और मोहम्मद गौरी क्या हुआ? विजयी हुआ। चंद्रवरदाई का नाम हम लोग सुने होंगे, आप लोग भी सुने होंगे चंद्रवरदाई का नाम, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। जो चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि कौन थे? चंद्रवरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ पर चौहान वंश को हम लोग देख लिए। चौहान वंश में इतना ही। अब हम लोग मालवा के परमार वंश को देखेंगे। मालवा का परमार राजवंश, यहाँ पर देखते हैं कि इसके जो संस्थापक थे वो उपेंद्र राज थे, और राजधानी उज्जैन थी, और बाद में राजधानी धारा बनाया गया। संस्थापक उपेंद्र राज,
राजधानी उज्जैन और बाद में राजधानी को कहाँ लेकर के गया धारा। आगे देखते हैं कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है वो राजा भोज हैं और राजा भोज का जो कार्यकाल है वो 1010 ईस्वी से लेकर के 1055 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ये वही राजा भोज हैं जिनकी कहावतें और कहानियां बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली जो कहावत है वो यही राजा भोज है, ये कोई दूसरे राजा भोज नहीं है बल्कि ये वही गंगू तेली वाले ही राजा भोज हैं। तो इनकी कहावतें बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो इनको याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज जो थे वो किस वंश के थे, तो ये मालवा के परमार वंश के थे और सबसे शक्तिशाली शासक जो थे वो राजा भोज ही थे। राजा भोज को देखते हैं तो राजा भोज जो थे वो स्वयं एक साहित्यकार थे। राजा भोज जो थे वो स्वयं एक साहित्यकार थे। इन्होंने श्रृंगार मंजरी और कुर्म शतक नामक ग्रंथ की रचना की और इस कारण से इन्हें कविराज भी कहा जाता है। यानी कि राजा भोज को क्या कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खुद भी साहित्यिक रचनाएं की। कौन कौन सा, तो श्रृंगार मंजरी और कुर्म शतक की रचना किसने की, तो राजा भोज ने की। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजा भोज वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों पर आधारित युक्त कल्पतरु की रचना की। युक्त कल्पतरु की रचना की किस पर, तो वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों पर आधारित युक्त कल्पतरु की रचना की। आगे देखते हैं यहाँ पर कि राजा भोज जो थे इन्होंने धारा नगरी, यानी कि जो इनकी राजधानी थी धारा नगरी इनके विद्या का प्रमुख केंद्र था। कहने का तात्पर्य ये है कि राजा भोज की जो राजधानी थी वो विद्या का प्रमुख केंद्र था और राजधानी कौन थी, धारा, यानी कि धारा नगरी क्या था कि विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता है। किसका, तो राजा भोज के शासनकाल का। राजा भोज ने एक सरस्वती मंदिर तथा संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। कहाँ पर, धारा में। तो सरस्वती मंदिर की और संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। इसके आगे देखते हैं कि चित्तौड़ में राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और भोजपुर नगर का भी निर्माण करवाया था और भोजपुर झील का भी निर्माण करवाया था। तो ये तो दोनों इनके नाम से ही है, इसको तो सभी लोगों को याद रहेगा। इसके आगे देखते हैं चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा भोज ने बनवाया था। भोजपुर नगर का निर्माण राजा भोज ने और भोजपुर झील का निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था। और धारा नगरी विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था। धारा नगरी का अर्थात क्या हुआ कि इनकी जो राजधानी थी वो विद्या की प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। आगे देखते हैं कि मालवा के परमार राजवंश का गौरव काल किस शासक के काल को माना जाता है, तो वाक्यपति मुंज परमार वंश के एक शासक थे जिनका काल गौरव काल माना जाता है। जिनका काल क्या, गौरव काल माना जाता है। वाक्यपति मुंज ने चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। तैलभ द्वितीय को युद्ध में किसने पराजित किया था, तो परमार राजवंश के शासक वाक्यपति मुंज ने पराजित किया था। वाक्यपति मुंज के दरबार के कुछ विद्वान हस्तियों को हम लोग देखेंगे तो एक तरफ यहाँ विद्वान है और दूसरी तरफ उनकी क्या है, रचना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विद्वान में धनंजय, पद्मगुप्त और धनिक, यानी कि धनंजय ने 10 रूपक की रचना की। धनंजय ने 10 रूपक की रचना की। पद्मगुप्त ने नवसाह सांक चरित की रचना की और धनिक ने यशो रूपावलोक की रचना की। धनंजय ने 10 रूपक की रचना, पद्मगुप्त ने नवसाह सांक चरित की रचना और धनिक ने यशो रूपावलोक की रचना की है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख विद्वान है। विद्वान और भी थे लेकिन ये कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम हैं जो कि वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति
नसरत खां और उलुग खां ने 1297 ईस्वी में मालवा को जीत लिया। यानी ये मालवा का प्रदेश है, तो मालवा को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने कब, तो 1297 ईस्वी में जीत लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि मालवा का जो परमार वंश है उसकी समाप्ति हो जाती है, इसका पतन हो जाता है। ये चंदेल वंश को देखेंगे अब। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और इनकी राजधानी महोबा कालिंजर थी। संस्थापक नन्नुक और राजधानी कहाँ, कालिंजर, जिसे महोबा भी कहा जाता था। इसके शासन का जो क्षेत्र है वो जेचांग भुक्ति यानी कि बुंदेलखंड था। क्या था, जेजांग भुक्ति यानी कि बुंदेलखंड था। हो सकता है एग्जाम में जेजांग भुक्ति ही पूछ दे, इसलिए दोनों नामों को याद रखेंगे यहाँ पे। तो चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक और राजधानी महोबा कालिंजर थी। शासन क्षेत्र जेजांग भुक्ति, जिसे बुंदेलखंड भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर राजा धंग के बारे में। ठीक है, तो राजा धंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस राजा धंग के शासनकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया, तो इसलिए राजा धंग को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो लेकर के आया। राजधानी कालिंजर से खजुराहो लेकर के आया और ये एक महान शासक था, अपने राज्य का महान शासक था राजा धंग। तो राजा धंग एक महान शासक था, वो अपनी राजधानी खजुराहो लेकर के आया और इसके शासनकाल में अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ। अनेकों मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में, तो राजा धंग के शासनकाल में हुआ। जैसे कि खजुराहो में विश्वविख्यात जो मंदिर का है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा धंग ने करवाया था। खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण राजा धंग ने। इसके अलावा जिन्नाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, तो राजा धंग ने करवाया था। राजा धंग जो था वो शैव धर्म का उपासक था और गंगा यमुना के संगम पर शैव उपासना करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। शैव धर्म का उपासक था राजा धंग और गंगा यमुना संगम पर क्या किया कि शैव उपासना करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। राजा धंग के बाद उसका पोता विद्याधर गद्दी पर बैठा। धंग के बाद उसका पोता विद्याधर गद्दी पर बैठा। विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कि महमूद गजनी का डटकर सामना किया। वो महमूद गजनी से कभी डरा नहीं और उसने हमेशा डट करके महमूद गजनवी का सामना किया। इसके बाद इसने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। विद्याधर ने क्या किया कि प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। राज्यपाल की हत्या करने का कारण क्या था, महमूद गजनी था। महमूद गजनी क्यों, क्योंकि प्रतिहार शासक राज्यपाल ने महमूद गजनी का बिना विरोध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। बिना विरोध किए ही आत्मसमर्पण करने के कारण ये चीज जो है वो विद्याधर को रास नहीं आई और उसने क्या किया कि प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। अब देखेंगे यशोवर्मन को। तो यशोवर्मन कन्नौज पर आक्रमण करके देवपाल को पराजित किया। यशोवर्मन चंदेल वंश का ही एक शासक था जिसने कि कन्नौज पर आक्रमण करके देवपाल को क्या किया, पराजित किया और वहां से बलपूर्वक विष्णु की प्रतिमा को लेकर के आया और खजुराहो के मंदिर में स्थापित किया। बलपूर्वक खजुराहो के मंदिर में विष्णु की प्रतिमा को क्या किया, स्थापित किया, बलपूर्वक लेकर के आया था। वो कहाँ से, तो कन्नौज से। किसने, तो यशोवर्मन। यशोवर्मन कन्नौज पर क्या किया, आक्रमण किया और वहां पर देवपाल को क्या किया, उसने पराजित कर दिया और उसके बाद वहां से बलपूर्वक विष्णु की प्रतिमा को खजुराहो लेकर के आया और खजुराहो के मंदिर में स्थापित किया। इसके बाद उसने महोबा के समीप, महोबा जो इनकी पहली राजधानी थी, तो महोबा के समीप कीरतनाथ सागर झील का निर्माण करवाया। कीरतनाथ सागर झील का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं, इसी वंश के एक शासक थे कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कृष्ण मिश्र रहते थे जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की थी, कृष्ण मिश्र ने की थी और ये कीर्तिवर्मन के दरबार में रहते थे। कीर्तिवर्मन चंदेल राजवंश के शासक थे। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव थे। अंतिम शासक कौन थे, तो परमर्दी देव थे
और परमर्दी देव के सेनापति जो थे वो अल्लाह उदल थे। अल्लाह उदल परमर्दी देव के सेनापति थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद परमर्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता 1202 ईस्वी में स्वीकार कर ली थी, जिससे कि रुष्ट होकर के उसके सेनापति अजय देव ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, यानी परमर्दी देव की हत्या कर दी। और इस प्रकार से चंदेल वंश जो होता है वो समाप्त हो जाता है। किस तरह से, तो अजय देव ने जब परमर्दी देव की हत्या कर दी तो इस तरह से चंदेल राजवंश जो है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। गुजरात का चालुक्य वंश देखेंगे। गुजरात के चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक मूलराज प्रथम थे और इनकी राजधानी अलहिनवाड़ा थी। अलहिनवाड़ा, राजधानी अलहिनवाड़ा, और संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इसी साम्राज्य के एक शासक थे भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासन में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भीम प्रथम के ही शासनकाल में सोमनाथ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और इसी के भीम प्रथम के एक सामंत थे विमल, सामंत विमल थे। इन्होंने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आबू पर्वत पर स्थित है। क्या करवाया था, तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि आबू पर्वत पर स्थित है। इसके बाद इस वंश का, यानी कि सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो जय सिंह सिद्धराज था। जय सिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों के गजारोही मंदिर बनवाया था। आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों का गजारोही मंदिरों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। किसने करवाई थी, तो जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर अपने 7 पूर्वजों के गजारोही मंदिरों का निर्माण करवाया था और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल की मूर्ति का निर्माण करवाया था। जय सिंह के दरबार में ही जैन विद्वान हेमचंद रहते थे। जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में थे, तो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। इसके बाद देखेंगे कि सोलंकी वंश के शासकों ने ही मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। मोढ़ेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सोलंकी वंश के शासकों द्वारा ही करवाया गया था। इसका अंतिम शासक जो था वो भीम द्वितीय था। अंतिम शासक कौन था, तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित हुआ था। यानी कि भीम द्वितीय और कुतुबुद्दीन से ऐबक के बीच में क्या हुई थी, युद्ध हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें भीम द्वितीय क्या हो गया था, पराजित हुआ था। और भीम द्वितीय का ही सामंत एक था जिसका नाम था लवण प्रसाद। इसने बघेल वंश की स्थापना की थी और बघेल वंश का अंतिम शासक कर्ण द्वितीय हुआ था। बघेल वंश का अंतिम शासक कर्ण द्वितीय, जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में डट करके सामना करता रहा था। तो इस तरह से हम लोग सोलंकी वंश को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कलचुरी वंश को। तो कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल प्रथम थे और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। राजधानी त्रिपुरी और संस्थापक कोकल प्रथम थे। इस वंश का शक्तिशाली शासक गांगेय देव थे। कौन थे, तो गांगेय देव। गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गांगेय देव सबसे शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गांगेय देव वो शासक है जो पूर्व मध्य काल में जब स्वर्ण सिक्के विलुप्त होने लगे थे तो उस समय इन्होंने दोबारा से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन चलाया। किसने, तो गांगेय देव ने। पूर्व मध्य काल में क्या हो रहा था कि जब स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो रहे थे, स्वर्ण सिक्के अब बंद हो रहे थे, तो दोबारा से सोने के सिक्कों को चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कलचुरी वंश के शासक गांगेय देव को इसका श्रेय दिया जाता है। इसी वंश के एक शासक थे कर्णदेव। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय के उपरांत में त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कर्णदेव ने कलिंग विजय के उपरांत क्या
त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी और इस वंश के अंतिम शासक विजय सिंह कलचुरी थे। और इस वंश के अंतिम शासक विजय सिंह कलचुरी के साथ हम देखते हैं कि प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो थे वो कलचुरियों के दरबार में रहा करते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर जो थे वो कलचुरियों के दरबार में रहा करते थे। तो इस प्रकार इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो चीज़ बता दिया गया है और कलचुरी वंश अब इसमें समाप्त होता है। वंश को देखते हैं। सिसोदिया वंश में देखेंगे कि ये मेवाड़ के शासक थे और इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। सिसोदिया वंश को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये मेवाड़ के शासक है और इनकी राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़ थी। राजधानी इनकी चित्तौड़ में। इसके बाद देखेंगे कि राणा कुंभा जो कि सिसोदिया वंश के ही थे, राणा कुंभा, इन्होंने अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था 1458 ईस्वी में। 1458 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। कब? तो 1458 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि इसी वंश के शासक थे एक राणा सांगा। राणा सांगा का नाम सभी लोग जानते हैं। तो एक शासक थे राणा सांगा। उनका राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में एक खतौली का युद्ध हुआ था। इसके आगे देखेंगे कि महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप भी इसी राजवंश के थे, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग सिसोदिया वंश को देखें। और सिसोदिया वंश के साथ में अब हम देखेंगे कि हमारा जो राजपूत वंश है वो यहाँ पर अब समाप्त होता है। हम लोग राजपूत वंश को देख रहे थे और राजपूत वंश हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।